नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें तेज हो गई हैं क्योंकि पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार थम चुका है। देश में 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसमें से 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण के तहत यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके लिए अब प्रचार थम चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच अलग अलग राज्यों में मतदान होना है, जबकि 4 जून को मतगणना होगी। प्रचार तो थम गया है, लेकिन राजनेताओं के जुबानी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच प्रदेश के सीएम सैनी ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर लगे 48 घंटे के चुनाव प्रचार के बैन पर कहा, सुरजेवाला राहुल गांधी के पास बैठते हैं, इसलिए जैसा ज्ञान राहुल गांधी को है वैसा ही सुरजेवाला को भी है। दूसरी तरफ जेजेपी को लेकर सीएम ने कहा कि जेजेपी ने कम से कम 5 सीटों पर तो उम्मीदवार उतारे। इससे यह साफ नजर आता है कि बीजेपी को जेजेपी पर उतनी भी उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता आपस में उलझे रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करना है। लेकिन दूसरी तरफ सूत्रों का कहना है कि हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित करना कांग्रेस हाईकमान के लिए गले की फांस बन गया है। 3 लोकसभा सीट रोहतक, अंबाला और सिरसा को छोड़कर के किसी भी लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा रणदीप किरण यानी एसआर के गुट में सहमति नहीं बन पा रही है। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या प्रत्याशी चयन पर अब कांग्रेस की गुटबाजी आड़े आएगी। 21 राज्यों की 102 सीट के लिए पार्टियों को कितनी तैयारियां उनकी हो चुकी हैं। जुबानी हमलों के बीच क्या पार्टियां उतनी ही मजबूती से चुनाव मैदान में उतरने वाली हैं। करेंगे आज के इस मसले में इन सभी मुद्दों पर चर्चा। जेब को गर्म करके वो लोग इधर उधर चले जाते थे, परंतु मनोहर लाल जी ने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा कि जितनी भी कॉलोनियां हैं उनको हम ऑथराइज करेंगे, उनमें पानी की व्यवस्था भी देंगे, उनमें सीवरेज की व्यवस्था भी देंगे, उनमें बिजली की व्यवस्था भी देंगे और उनमें और जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की कि इन 10 वर्षों में जो काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है, हमें उसका आंकलन करना चाहिए कि पूर्व की सरकारें जो लगातार उनका भी कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा है, अगर उसी का अंतर देखें तो एक जमीन आसमान का अंतर उसके अंदर नजर आएगा। चाहे सीए की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं का वोट तो लेती रही है, परंतु महिलाओं का जितना शोषण ये कांग्रेस के लोगों ने किया है भाइयों, ये किसी से छुपा नहीं है। आज भी उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है, उनके नेताओं के मुंह से नजर आता है। भाइयों, समय समय के ऊपर किस प्रकार की अभद्र भाषा बोल करके महिलाओं को अपमानित करने का काम ये लोग करते हैं। जो राहुल गांधी के पास बैठते हैं वही लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही थी, लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों, एक कुरीति थी, उस कुरीति को भी समाप्त किया है। आज हमारी बेटियां भाइयों कमीशन के अंदर जाकर के हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर दिन रात इस देश की सेवा के अंदर लगी हुई है। और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए लोकसभा के अंदर नारी वंदन शक्ति बिल ला करके बहनों को, महिलाओं को इस देश के विकास के अंदर अग्रणी भूमिका निभा सकें 33% का आरक्षण देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। तो पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार थम चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राजवीर रोहिला जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभा पांडे जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुरेश रोड जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अमनदीप केसरी जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राजवीर जी आपसे ही लेना चाहूंगी। अब पहले चरण का जो मतदान होना है 19 तारीख को, उसके लिए प्रचार तो थम गया, लेकिन जुबानी हमले लगातार हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं
कि सुरजेवाला को लेकर के जो बैन हुआ है उनके प्रचार में 48 घंटे का, हेमा मालिनी को लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसके बाद से चुनाव आयोग की तरफ से 48 घंटे का बैन उन पर लगा दिया कि आप प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सुरजेवाला जी राहुल गांधी के पास बैठते हैं इसलिए उनकी बुद्धि भी ऐसी हो गई है। तो इससे वो क्या कहना चाह रहे थे स्पष्ट नहीं हो पाया। राजवीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं राजवीर जी? चलिए कोई बात नहीं, आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे साथ सुरेश जी बने हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। सुरेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुरेश जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, मेरी तरफ से तो ओके है, आप देखिएगा। ठीक ठीक कम आवाज ठीक है सुरेश जी। सवाल मेरा ये है कि सुरजेवाला जी पर 48 घंटे का चुनाव आयोग ने बैन लगाया। अब उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी के साथ बैठते हैं इसलिए उनकी बुद्धि वैसी हो गई है। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी, प्रतिक्रिया आप पर, आपकी चाह रही हूँ प्रतिक्रिया। उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, रोहिला जी से। उनका फोन नहीं को जुड़ रहा। हाँ, ये किसने कहा? मुख्यमंत्री हरियाणा ने बोला है। मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि सुरजेवाला की बुद्धि राहुल गांधी जैसी हो गई क्योंकि वो उनके पास बैठते हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। अब इस तरीके की बात की जा रही है। देखिए, मेरे को तो बड़ी हैरानी है, मुख्यमंत्री हरियाणा अगर ऐसी बात करें। चुनावों का दौर है और 9.5 साल तक बीजेपी ने और मनोहर लाल खट्टर जी की और मोदी जी की सरकार ने क्या कार्य किए। आज वो जो बोझ ही कहूंगा मैं, वो नायब सिंह सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के कंधों पे। अच्छा होगा कि वो प्रदेश की जनता को ये बताने का कार्य करें कि किन वायदों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में 2014 में आई थी और उसके बाद 19 में आई थी, और उनमें से कितने कार्य उन्होंने किए। कोई एक दो किया तो उसको बताएं, और जो मैक्सिमम कार्य नहीं किए गए, ज्यादातर जो कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो वायदे नहीं निभाए। कि जिस तरीके की टिप्पणी सुरजेवाला द्वारा की गई थी हेमा मालिनी को लेकर के, उसके बाद से उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। 48 घंटे की रोक लगी। अगर इस तरीके की बयानबाजी ना करके सिर्फ चुनाव प्रचार में ध्यान दिया जाए तो एक बेहतर रिजल्ट निकलेगा। देखिए, ये चुनाव आयोग का जो फैसला है, कांग्रेस पार्टी का हमेशा चुनाव आयोग जितनी संस्थाएं हैं, क्योंकि ये संस्थाएं कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही बनाई। हम उनका सम्मान करते हैं। सुरजेवाला जी ने भी कोई अगर चुनाव आयोग की इस 48 घंटे की जो उनके लिए एक हिदायत दी गई है, इसका अगर कहीं उन्होंने उल्लंघन किया या उसको मानने से मना किया हो तो आप पार्टी से पूछ सकते हैं। लेकिन ये चीज भी तो आप मानिए ना, ये चीज तो आप मान ही रहे ना कि उन्होंने टिप्पणी की थी। पालन करेंगे। लेकिन ये तो आप मान ही रहे ना कि टिप्पणी की थी, हेमा मालिनी जी को लेकर के टिप्पणी की थी। नहीं, हमने कब कहा टिप्पणी नहीं की? वो तो सोशल मीडिया का जमाना है, उन्होंने टिप्पणी की, उसकी तो वीडियो सभी जगह आई है। लेकिन उसमें जो चुनाव आयोग ने जो हिदायत सुरजेवाला जी को दी है, सुरजेवाला जी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने उस हिदायत का उल्लंघन भी नहीं किया। नहीं, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि इस तरीके की टिप्पणी अगर नहीं की जाए तो ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। अगर सिर्फ चुनाव प्रचार पर ध्यान दिया जाए, इस तरीके की टिप्पणियां ना की जाए, तो इसके लिए बीजेपी को मुद्दा नहीं मिलेगा और आप भी अपना प्रचार अच्छे से कर पाएंगे। नहीं, वो बात ठीक है। वो देखिए, सुरजेवाला जी का जो आपने कहा कि जो टिप्पणी हुई जाने अनजाने में, शायद उनका भाव ये नहीं रहा था उस समय ये बात कहने का। और आगे से मतलब कांग्रेस पार्टी इस चीज का हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि शब्दों के ऊपर हमारा जो है वो फोकस रहना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को यह बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश को सबसे पहले सर्वप्रथम इंदिरा गांधी जी के रूप में एक प्रधानमंत्री दी, और लॉन्गेस्ट टाइम कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद अगर किसी के पास रहा हो तो वो भी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी महिला। कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। अगर किसी नेता विशेष की कभी कोई जुबान लड़खड़ाने से या कोई उनके भाव को कुछ दूसरे तरीके से समझने से कोई बात होती है, मैं तो आपके चैनल पर बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोगों ने महिला सुरजेवाला जी पर क्या एक्शन पार्टी ने लिया था, चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो या हरियाणा में एक दोषी और आरोपी मंत्री को किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी ने उनकी पैरवी की।
लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि अगर वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी महिला सम्मान के लिए कट मिटने को तैयार है। महिला सम्मान, आदि आबादी का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है। अरे हमने वो तो बयानबाजी से फिर सामने आ ही जाता है। खैर ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इस पर। की थी कभी सुरेश जी आगे चर्चा करेंगे। बीजेपी के लोग बताएंगे जो कभी महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। ये उन्नाव में हिंदू एक बेटी का उन्होंने रात के अंधेरे में दाह संस्कार तक करा दिया, तो उससे स्पष्ट होता है कि जिन्होंने हिंदू धर्म के रीति रिवाज और संस्कारों को भी नहीं तवज्जो दी, तो वो लोग महिला सम्मान की बात करें। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। आरोप से पीड़ित थी वो बेटी और उसका रात के अंधेरे में दाह संस्कार कर दिया गया। जिस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा कि उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, आगे चर्चा। सुहावना लगता है ऐसे बोल ये चुनावी माहौल में। दरअसल ये मुद्दों से भागती हुई बीजेपी नजर आ रही है आपको। ठीक है, धरातली मुद्दों से भाग रही है रोहिला साहब, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है, आज मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि सुरजेवाला जी जो है उनके साथ रहते, राहुल गांधी जी के साथ रहते, इसलिए उन्हीं की जैसे हो गए, उन्हीं की जैसी बुद्धि हो गई है। तो वो क्या कहना चाह रहे थे, थोड़ा सा आप स्पष्ट कीजिए। रोहिला जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है। मैं सुरेश जी थोड़ा सा इस राजधानी में चुप रखेंगे तो करूंगा बाद में। जी नमस्ते। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया, नारी का सम्मान सर्वोपरि है भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में और पूरे भारत में। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो अध्यक्ष में इधर उधर हो जाते हैं, तो उन्हें ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। और वो चीज का चुनाव आयोग ने संज्ञान में और 48 घंटे का उनको तो एक टाइम पीरियड दिया है। वो टाइम पीरियड इसलिए दिया कि आप मंथन करें वे कहाँ चूक रहती है। महिलाओं के आरोपी मंत्रियों को बचाते नजर आते हैं। आप बोलिए ना, हरियाणा की बेटी महिला कोच के ऊपर क्या बोल रहे हैं नायब सिंह सैनी जी? पूछिए। मैं बीच में नहीं बोला, नहीं तो मैं तेरे दोस्त हूँ, मैं बीच में नहीं बोला। रोहिला साहब सवाल मेरा ये था, इनके सवाल का जवाब तो आप दीजिए। इनके सवाल चुनाव में कैंपेन कर रहे हैं, कैंडिडेटों को साफ संदेश है। वे चुनाव आयोग ऐसी टिप्पणियों के लिए आपको सजा देगा या आपको कटघरे में खड़ा करेगा, और वही काम रणदीप सुरजेवाला जी के साथ हुआ है। और ये जो नहीं कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, ये लोग समय समय पर ऐसी हरकतें करते रहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी कंक्रीट राजनीति करती है। जो 7 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, हमने वो किया है। हम लोगों ने महिलाओं के लिए 11 करोड़ शौचालय बनाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हमने चलाया है, ठीक है ना। उज्ज्वला योजना हमने चलाई है। आवाज सही नहीं आ रही, थोड़ा सा इनकी आवाज बढ़वाइए, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है, कभी इस वर्ग के लिए कभी उस वर्ग के लिए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं लोग। और रणदीप सुरजेवाला जी को जो आज चुनाव आयोग ने दिया उनको एक नोटिस में 48 घंटे के लिए आप चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते, तो ये एक बड़ी बात है। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे थे ना कि वो राहुल गांधी के साथ रहते हैं इसलिए उन्हीं के जैसे हो गए हैं, तो इसमें वो क्या कहना चाह रहे थे? उसमें कोई बात नहीं है। वो तो एक इशारा कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, तो वो इशारा समझ जाए। आप ही बताएंगे ना, ये आपकी पार्टी वाले सोच रहे हैं, आप बताएंगे वो क्या कहना चाह रहे थे? उन्होंने बता तो दिया ना, जैसी संगत वैसी सोगा, जैसी संगत होगी वैसी सोच होगी। चलिए ठीक। सवाल मेरा सुरेश जी आपसे एक और है, एक सवाल मेरा और है, बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए, फिर उनके पास में जाऊंगी। सुरेश जी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं, राजनीतिक सूत्र ही बता रहे हैं कि 3 सीटों को छोड़ करके हरियाणा में बाकी सभी सीटों पर जो एसआर के गुट कहा जाता है कथित तौर पर, सुरजेवाला जी कहें, चाहे किरण जी कहें, चाहे शैलजा जी कहें, चाहे हुड्डा जी कहें, इनके बीच में आपस में सहमति नहीं बन रही है, इसलिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। हरियाणा में कई दिन से अफरा तफरी का माहौल है हमारी टिकटों के विषय को लेकर, और वो कौन चला रहा है? वो बीजेपी की आईटी सेल इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं। हमारे नेता एकजुट हैं, जिताऊ उम्मीदवारों का चयन बहुत ही मजबूती के साथ, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का चयन, या ये यूं कहिए कि कांग्रेस पार्टी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का चयन, बाहर से दूसरी पार्टी से उधार लेकर कोई कैंडिडेट नहीं आएगा। ये प्रक्रिया चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपने कहा कि 3 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी में सहमति नहीं बन पा रही। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको खुद ही पत्रकारिता करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के इतिहास को समझना चाहिए। यहाँ पर
आपस में टिकट बांटे नहीं चाहते। यहाँ पर कोटा प्रथा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मीडिया और सोशल मीडिया को ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के संविधान में कोटा प्रथा बंद है। यहाँ मेरिट पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। आपने जो बात बोली शायद किसी सूत्र के हवाले से न बोली हो, मैं आपसे कोई मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन मैं आपकी इस बात को इस तरीके से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने नाम लिया SR के गुट, हमारे यहाँ पर कोई गुट नहीं है। हमारे यहाँ पर तमाम लगातार दिखता है कि सुरेश जी क्या बात आप कर रहे हैं। प्रचारों में दिखा प्रचारों में आपके गुट अलग हो गए, मीटिंगों में आपके गुट अलग हो गए। आप कह रहे हैं कि गुट ही नहीं है। नहीं, कोई गुट नहीं है, वो ऐसे मीडिया में दिखाई देता है। मैं आपको कहीं आपका न्याय यात्रा चलने लगी, कहीं घर घर कांग्रेस चलने लगा, हर घर कांग्रेस चलने लगा। आपके प्रभारी जी खुद बावरिया जी आकर के बोले, बयान दिए कि भाई ये वाली नहीं, ये वाली यात्रा में शामिल हो जाइए, ये आधिकारिक यात्रा है। अब आप कह रहे हैं गुठी नहीं है, रिसर्च करनी चाहिए। क्या रिसर्च इस पर और की जाए, बताइए। नहीं, वही मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है, PEC है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, उम्मीदवारों के चयन के लिए। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी जो AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, उसका गठन करती है। उसमें सारे वरिष्ठ नेता होते हैं। तो अगर हरियाणा के ही बड़े नेताओं ने टिकटों की आपस में ही बांटने हो या बंदरबांट करनी हो तो स्क्रीनिंग कमेटी क्यों बनाई और क्यों ही हरियाणा कांग्रेस ने PEC कमेटी बनाई? अगर हमारे में मतभेद होते तो हम प्रदेश इलेक्शन कमेटी जिसमें हरियाणा के तमाम बड़े नेता वो क्यों बनाते? फिर तो आपने जो 3 नेताओं के नाम एक तरफ बता दिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, एक नेता का नाम एक तरफ बता दिया, वो आपस में कर लेते। लेकिन इसको लेकर के तो बीजेपी लगातार कह रही है कि भाई वो तो लड़ना ही नहीं चाह रहे चुनाव। नेता पार्टी के प्रदेश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिम्मेदार होते हैं और उसके बाद PEC बनाई जाती है। उसमें तमाम वर्गों और तमाम विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों को या उनके नेताओं को शामिल किया जाता है जनभावनाओं से अपडेट होने के लिए। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद PEC होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। यानी इस प्रक्रिया का मेरा बताने का आपके चैनल पर ये सरोकार है कि हमारे यहाँ पर टिकट आपस में जैसे आपने बोला नेताओं के बीच में नहीं बंटते, वो बीजेपी में बांटे जाते हैं। हमारे यहाँ तो मेरिट पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है जिसमें विधायक दल नेता और प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस की तरफ से शामिल होते हैं और राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से भी तमाम बड़े नेता होते हैं, जैसे मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं। टिकट देने के बाद आपके उम्मीदवार क्यों फिर इधर उधर हो जाते हैं? हमारे उम्मीदवारों का चयन करते हैं जो टिकट देने के बाद भी क्यों उम्मीदवार इधर उधर हो जाते हैं फिर? चलिए ठीक है, आगे चर्चा करूंगी, समय की थोड़ा सा कमी है। सुरेश जी आगे मौका दूंगी आपको बोलने का। रोहिला जी आपके पास भी आऊंगे, और भी मेहमान बने हुए, आपका रिएक्शन लूंगी, आप नोट कर लीजिए। विभा पांडे जी हमारे साथ बनी हुई है JJP की। विभा जी, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आपने 5 सीटों पर कर दिया, जिस पर विपक्ष की रेस में थोड़ा आप आगे निकल गए जरूर, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल ये बनता है। आज मुख्यमंत्री जी से सवाल किया गया आपकी सीटों को लेकर के, उन्होंने कहा कि कम से कम 5 सीटों पर तो कर ही दिया, तो इससे ये देखा जा रहा है कि भाई उनको इतनी भी उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि कम से कम 5 सीटों पर कर दी, तो ये दर्शाता है कि वो चाहते थे कि हम इकट्ठे 10 की 10 पर कर दें। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जिस हिसाब से JJP ने नई सरकार में अपना सहयोग नहीं दिया, उन्हें पता था हम बिना किसी अलायंस के हम अकेले लड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कम से कम 5 पर कर दी। वो उम्मीद कर रहे थे कि पूरी 10 के 10 पर कर देंगे और आने वाले 2 दिन मैक्सिमम हमारी बाकी 5 सीटों पर भी हो जाएगी, क्योंकि हमारा अच्छी तरह से मंथन चल रहा है। हमारे पास कैंडिडेट ज्यादा है और उसके हिसाब से हमने जो बेस्ट कैंडिडेट है, जैसे कमिटीज होती है, तो अगले 2 दिन के अंदर आपको वो भी अनाउंस हो जाएगा। हमने कहा था कि पहले नवरात्रों में पहली लिस्ट हमारी निकल जाएगी, वो हमारी कल निकल गई थी और उसमें आपने देख लिया था सारे बहुत ही हैवी कैंडिडेट्स हैं और जिनका जीतने की पूरी उम्मीद है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सीट पाएंगे। लेकिन फाजिलपुरा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, फाजिलपुरा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या गुरुग्राम सीट से टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। उसके साथ पूरा यूथ है, राहुल फाजिलपुरिया जी के साथ पूरा यूथ है और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम किया है। आप देखिए उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है और आज की डेट में जो एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी थी बीजेपी की वजह से, उसकी वजह से सब कह रहे हैं हमें नया चेहरा चाहिए, हमें कोई एनर्जेटिक नया चेहरा चाहिए, तो उसमें राहुल फाजिलपुरिया हमारी तरफ से बेस्ट कैंडिडेट थे और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और
बहुत अच्छी इमेज है, वो आगे काम भी करेंगे। लेकिन फैन फॉलोइंग इस तरीके के काम पर थोड़ी है। फैन फॉलोइंग तो वही वो गाना गाते हैं, कलाकार हैं, उस तरीके से है। फैन फॉलोइंग कलाकार के साथ उनके कैरेक्टर की भी फैन फॉलोइंग है। अच्छा कैरेक्टर है और अच्छे गायक भी है और काम भी अच्छा कर रखा है, इसलिए फैन फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग कोई अच्छा गाना गा रहा है और लेकिन एकदम से खराब इंसान है तो कभी फैन फॉलोइंग नहीं होगी गाने की वजह से। जो एक्चुअल हरियाणा का यूथ उनके साथ जुड़ा है, नहीं तो यूथ नहीं जुड़ता। और मैंने बाकी प्रवक्ताओं को भी सुना तो मुझे थोड़ा सा कांग्रेस के ये जो चल रहा है कि ये इन्होंने सुरजेवाला जी को 48 आवर्स के लिए बैन किया गया, तो मैं एक बात बता देती हूँ, मेरे पास पूरी 5 एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। चाहे इनकी फीमेल नेत्री हो या चाहे मेल नेता हो, ये कैसे गंदी तरीके से टिप्पणियां करते हैं, खाली महिलाओं के लिए नहीं बाकी। तो 70 साल में ये लोग राज में रह के इन्हें ये लगता है कि ये जनता से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और ये जो कहेंगे वही चलेगा। तो मैं सबसे पहले आपको 2019 का बताती हूँ। एक कांग्रेस नेता ने सरिता कौशिक नाम की जर्नलिस्ट पर नागपुर में बहुत बुरी तरह से उन्हें अब्यूज किया था। इनकी महिला कांग्रेस नेता प्रेसिडेंट जो है नेता डी सूजा ने, उन्होंने एक कॉप के ऊपर, एक पुलिस वाले के ऊपर थूका था जनवरी 2022 में। इनकी सबसे बड़ी जो बेटी बचाओ मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उन केस का सुनिए। अंकिता दत्ता जिसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया था, वो जब कांग्रेस नेता श्रीनिवास के थ्रू वो जब गई थी अपना रखने के लिए प्रियंका वाड्रा जी के पास, तो उन्होंने उसे एक्सपेल कर दिया कांग्रेस से। सुरजेवाला जी ने तो हेमा मालिनी जी के ऊपर टिप्पणी करके दिखाई दिया कि उनका स्टैंडर्ड क्या है। और बचती है इनकी एक और फीमेल नेता सुप्रिया शिने, जिसने कंगना रनौत के ऊपर जो कैंडिडेट है कितनी भद्दी टिप्पणी की थी, वो सबको पता है। तो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, इनके यहाँ से महिला हो पुरुष हो, कांग्रेस अपने आप को जनता से बहुत ऊपर समझने लगी है। अगर मैं और निकालूंगी तो बहुत और डेटा मिलेगा। तो बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस जो राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसके अंदर ये गुरूर आ चुका है कि वो लोगों को कितने गंदे तरीके से ट्रीट करती है। इन्होंने कहा इनमें गुटबाजी नहीं है। आज उदय भान जी ने खुद ही बोल दिया कि अभी 2-3 सीटों की हम पहली लिस्ट आज निकालना चाहते हैं, ऊपर से डिसाइड होगा। अभी 2-3 सीटों के ऊपर अभी भी हलचल मच रही है कि किसको दिया जाए, बहुत सारा उसके ऊपर प्रश्न है, तो वो अभी उसके ऊपर भी टाइम लगेगा। तो पता नहीं, इन्होंने नवरात्रों में कहा था, नवरात्रे भी खत्म हो गए, इनकी लिस्ट अभी तक ही नहीं आई। और एक और बात जो इनके लोकसभा कैंडिडेट के लिए प्रचलित है, वो ये है कि इनके कैंडिडेट जिनको टिकट दी जा रही है, वो कह रहे हैं हमें जबरदस्ती टिकट दी जा रही है। कोई यूएस भाग जा रहे हैं, ऐसे 30 कैंडिडेट है जो हाथ जोड़ के कह रहे हैं प्लीज हमें टिकट मत दीजिए। तो ये तो कांग्रेस की लोकसभा की हालत है। आप बताइए इसके आगे और कौन सा क्वेश्चन है? फीमेल्स के लिए आपने देख लिया कि इनका क्या है। तो चाहे कुछ भी कहे, गुटबाजी में या हम महिलाओं को बहुत वो करते हैं, तो इतना सारा डेटा है जो पब्लिकली अवेलेबल है। मैं आपका वंशगणन नहीं बता दूं। ठीक है विभा जी बने रहे। और भी मेहमान हमारे साथ है। सूरज जी आपसे भी रिएक्शन लूंगी, रोहिला जी आपसे भी लूंगी, लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ बने हुए अमनदीप केसरी जी। अमन जी थोड़ा देर से आपके पास पहुंच रही हूँ, लेकिन सवाल मेरा वही है कि जेजेपी ने भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमारी तो स्ट्रेटेजी ही दूसरी है। तो इनेलो की क्या कुछ तैयारी है? अब तो पहले चरण का मतदान के लिए प्रचार भी थम चुका है, तो आप कहां पर हैं? नहीं ज्योति जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हरियाणा में 6ठे चरण में मतदान है। पहले चरण में हमारे ना तो हमारा इंटरेस्ट था लड़ने का और ना ही हमने उम्मीदवार उतारे। तो हरियाणा के लिहाज से 10 लोकसभा सीटों में हमने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, आपके सामने है, और बुरी तरह से प्रचार चल रहा है। और दूसरी बात है, जो बाकी 8 उम्मीदवार हैं उनका हमारा पैनल पूरा तैयार हो चुका है। जो उम्मीदवार सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सौंप दी है और एक कोर कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद जो फाइनल पैनल है उनमें से एक-एक उम्मीदवार आपके सामने डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बहुत जल्द कर दिया जाएगा। राजनीतिक माहौल है, चुनाव का समय है। हरियाणा को सबसे ज्यादा हरियाणा की नब्ज जानने वाली इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। तो कुछ निर्णय राजनीतिक पार्टी को रणनीति के तहत लेने पड़ते हैं, वो हमने लिए हुए हैं। रणनीति के तहत हम उनको अनाउंस करेंगे। हर सीट का अलग समीकरण है, जातीय समीकरण है, हर सीट पर अलग मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे भी उसमें शामिल हैं। तो उस हिसाब से हमने कैंडिडेटों का चयन और वोट देने के लिए डिसाइड करेगी, कुछ चेहरा तो मांगेगी ना, नाम तो मांगेगी ना। सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट करेगी या अपने उम्मीदवार का नाम देखेगी कि उस उम्मीदवार की क्या छवि है?
नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपकी जानकारी के लिए फिर से दोहरा दूं। नहीं, टेक्निकल अभी तक हरियाणा के अंदर चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई। चलिए, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पर रोक रही हूँ आपको, लौटूंगी अमनदीप जी आपके पास क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चला है। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ले लिया है प्रण प्रचंड, मतदान करेगा उत्तराखंड। देश की सरहद पर जैसे हर एक जवान जरूरी है, खेतों की हरियाली जैसे बिना किसान अधूरी है। बिना वोट के देशभक्ति भी होती नहीं पूरी है। अपील मतदान करे जितने भी है नर नारी। देश में बनने वाली सरकार में अब अपनी भी भागीदारी है। आइए मतदान करें। उत्तराखंड में मतदान को ऐतिहासिक बनाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। 19 अप्रैल को मतदान करके अपना योगदान देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सेमिनार में करीब 150-200 लोग थे। उस सेमिनार के स्पीकर ने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और लोगों से पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। सभी लोगों ने हाथ उठा दिए। इसके बाद उसने उस नोट को तोड़ मरोड़ कर खराब कर दिया और फिर वही सवाल पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। फिर सबके हाथ ऊपर उठ गए। तीसरी बार उसने उस नोट को जमीन पर गिराकर अपने जूते से उसे रगड़ दिया और फिर वही सवाल दोहराया कि अब इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। स्वाभाविक इस बार भी सभी के हाथ उठ गए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, रुपया रुपया ही रहता है, चाहे इसे कितनी भी बार गंदा करो तब भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती। उसी तरह जीवन में हम भी अपने गलत डिसीजन के कारण या विपरीत परिस्थितियों के कारण कई बार पिसते हैं, गिरते हैं, निराश हताश होते हैं, अपना संतुलन या कॉन्फिडेंस लेवल खो बैठते हैं। लेकिन हम अपनी वैल्यू कम होने ना दें, अपना हौसला बरकरार रखें और सर्कमस्टांसेस का डट कर मुकाबला करें तो एक बार पुनः सूर्य उदय होने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं ना, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा अगर तेरे अंदर हौसलों से मुकाबला करने का हुनर होगा। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा भी जारी है, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहिला जी, आपके पास आना चाहूंगी, छोटा सा रिएक्शन सुरेश जी की बातों का चाहूंगी, उसके बाद से सुरेश जी आपके पास आऊंगी। सुरेश जी ने कहा कि गुटबाजी नहीं है। अभी अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी शामिल हुए उनकी पार्टी में, कांग्रेस में। बड़े नेता, सीनियर नेता, बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। उन्होंने कल परसों एक पोर्टल को इंटरव्यू में कहा कि गुटबाजी है और मैं निष्पक्ष रूप से गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश करूंगा और वो गुटबाजी दिखेगी कि भाई मैंने खत्म की है।
तो उनके जो नेता अभी कांग्रेस में गए वो कुछ भी कर रहे। दूसरी बात, ये महिलाओं की बात करते, प्रियंका चतुर्वेदी जी इनकी बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन थी, राष्ट्रीय है। उनके साथ अर्जुन सिंह हुई थी राजस्थान में, उन्होंने राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात को कोई गौर नहीं किया गया और दुखी होकर चीज से चली गई। झांसी से उन्होंने राज्यसभा प्रत्याशी बनाया था। और नजमा जी इनकी पुराने नेता है, जानते हुए उनके साथ भी 2-3 बार ये घटनाएं घट चुकी है। तो कांग्रेस का कर्तव्य यही है कि महिलाओं का अपमान करना और इन चीजों पर आगे बढ़ जाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए जो किया है वो इतिहास है। ड्रोन दीदी का जो कार्यक्रम लेके आए मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, और उसमें 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाया जाएगा, लक्षपति दीदी बनाया जाएगा। तो ये ऐसे बहुत से इनिशिएटिव हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार ने लिए हैं। तो मेरा बस यही देखते हैं कि भाई अपना देखना चाहिए उनमें। लेकिन सुरेश जी ने एक सवाल किया था, उसका जवाब आपने दिया। खैर वो दोहरा ही देंगे। सुरेश जी बताइए। सुरेश जी, पूरी लिस्ट रख दी है जेजेपी ने भी, बीजेपी ने भी। बीजेपी ने तो खैर हमला किया, लेकिन जेजेपी ने पूरी लिस्ट रख दी है, कब कब किसने किसने कैसे अपमान किया महिलाओं का। मुझे ऐसा लगा जेजेपी वाली प्रवक्ता बहन के हाथ में कहीं बीजेपी का नकली प्रेस नोट हाथ में लग गया और उन्होंने तोते की तरह पढ़ दिया। जब ये जेजेपी की प्रवक्ता से मैं जानना चाहता हूँ, संदीप सिंह जो मंत्री थे हरियाणा सरकार में, मुख्यमंत्री तो शायद मंत्री से ऊपर होते होंगे। मुख्यमंत्री की बात छोड़ दीजिए खट्टर साहब की, मैं जेजेपी की प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ। उप मुख्यमंत्री, इतने महकमों के, भारी भरकम महकमों के मंत्री। विभा जी नहीं, पहले उनको सवाल आप नोट कर लीजिए, मैं आपकी बारी में जब आऊंगी तब आप जवाब दीजिए। हाँ सुरेश जी, अपनी बात रखिए पहले पूरी। ये हरियाणा की बात है, हरियाणा का हर बेटा और बेटी इस चीज को जानना चाहता है जेजेपी की तरफ से। ये जवाब चाहिए हमें आपके चैनल के माध्यम से कि उप मुख्यमंत्री ने आरोपी मंत्री संदीप सिंह से क्या कभी विधानसभा में आदि आबादी यानी महिलाओं के, बहन और बेटियों के, माताओं के सम्मान के बारे में कोई शब्द बोला? कभी उनको पूछा कि आपने महिला हमारी जो बेटी और बहन कोच है उसके आरोपों के ऊपर उनको तलब किया? ये बात जेजेपी से जानना चाहते हैं। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई, अरे ब्रिज मोहन स्वर्ण को कौन नहीं जानता। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। हमारे तो वो संस्कार शोभा नहीं देता और आपके मीडिया को भी साफ सुन गया था, कभी इस विषय पर कभी कोई डिबेट करने की हिम्मत नहीं कर पाया गुलाम मीडिया। मैं बिल्कुल बेबाकी से कहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए फिर आप मीडिया पे सवाल उठाने लगे। कांग्रेस की एक बात तो पक्की है, अगर कांग्रेस के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता, या तो वो ईवीएम पे सवाल उठाती है या वो मीडिया पे सवाल उठाती है। ये जुबान लड़खड़ाना भी हो सकता है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री के इस बयान के ऊपर कभी मीडिया की हिम्मत हुई है बीजेपी के प्रवक्ता को कुछ पूछा जाए? फिर आप मीडिया पे सवाल, अगर एक बात बताइए, आप तक ये जानकारी कैसे पहुंची? मेरे ख्याल से मीडिया के माध्यम से ही पहुंची होगी। आप तो ब्रिजभूषण जी के घर पर नहीं बैठे होंगे वहाँ। मुझे नहीं, मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। मुझे एक चैनल की डिबेट दिखा दो कि प्रधानमंत्री के, लगता है आपको सही से रिसर्च करनी नहीं आती है। एक बार बैठिएगा, अगर आप यूट्यूब पर भी डालेंगे तो आपको तमाम सारी डिबेटें दिख जाएंगी। खैर जो भी है कोई बात नहीं। बताना चाहता हूँ, हमने ये कोई तरीका नहीं होता। जब कोई भी सवाल का जवाब आपसे लिया जाता है, आप या तो मीडिया पे सवाल उठाते हैं या तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। सवाल का जवाब दे दिया, मैंने तो अपना सवाल पूछा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के शुद्ध उच्चारण के ऊपर। अभी अगर आप ब्रिजभूषण सिंह जी पे बोल रहे हैं तो क्या आपको रोका गया? आप बोल रहे हैं अपनी बात। नहीं, मैंने कब कहा मेरे को रोका गया? तो आप कह रहे हैं कि कोई भी मीडिया दिखाता ही नहीं है, किसी मीडिया ने डिबेट ही नहीं की, किसी मीडिया ने कुछ दिखाया ही नहीं। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप एक डिबेट दिखा दो, मैं डिबेट। ये कोई नहीं, ये आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। खैर छोड़िए, आप सरासर झूठ बोल रहे थे। इस झूठ को हम जनता को दिखा के क्या करें? रोहिला जी जवाब दीजिए। मेरे से वादा करो इस डिबेट के ऊपर कि कभी भी किसी मीडिया ने उसके ऊपर डिबेट की हो तो मैं डिबेट। बिल्कुल, सैकड़ों डिबेट हो रखी है, सैकड़ों डिबेट हो रखी है। अगर मीडिया डिबेट नहीं करता तो आप तक जानकारी नहीं पहुंचती। नहीं, आप बिना मतलब के परेशान हो रही हो, आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो मैं मीडिया से ही हूँ, इसलिए शिकायत होगी। आपको इस अवसर पर बोलने का मौका दिया जा रहा है, आप तक जो जानकारी पहुंची है मीडिया के माध्यम से पहुंची है। अब आप सवाल उठा रहे कि मीडिया ने कोई डिबेट ही नहीं की, तो आप तक मेरे को बता दीजिए, आप तक ये बात पहुंची कैसे? ये उन 10 स्टेटों के गुलाम मीडिया से मैंने उस पर, अगर मेरा कोई प्रश्न है तो उन नरेंद्र मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री के
उन धन्ना सेठ मीडिया के मालिकों से है। अगर जनता अच्छा, अब मालिकों पे पहुंच गई बात, तो वो ये रखेगी कि अदानी और अंबानी के चैनलों में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कभी भी नारी सम्मान के लिए डिबेट कर ले। आपने ब्रिज मोहन शरण के ऊपर इनसे सवाल पूछिएगा, इनका जवाब आए तो आप इनको 10 मिनट 15 मिनट दे देते हैं और ये एक तोते की। अब आप समय पे वही है ना, वही है, घूम फिर के हाथ कुछ नहीं आएगा। या तो आप हमको समय नहीं दे रहे, जब आपको समय दिया जा रहा है आप ऐसी बात कर रहे हैं, फिर आप ये छोड़िए। खैर, इस बात पे चर्चा ही नहीं कोई मतलब। हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ बलात्कार करने के बाद उस बेटी का हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के खिलाफ आधी रात को दाह संस्कार कर दिया गया। हिंदू धर्म की परंपरा को तार तार कर दिया गया। ये नारी इन सवालों का जवाब मैं जरूर लूंगी, लेकिन आप अपने नेता को डिफेंड करने के लिए कभी मीडिया पे आरोप लगाते हैं, कभी कुछ आरोप लगाते हैं। इस तरीके की चीजें यहाँ पर नहीं चलेंगी। ठीक है सुरेश जी, टाइम खत्म हुआ। रोहिला जी जवाब दीजिए। बताइए, पूछिए मेरे से क्या सवाल आपको। इन्हीं का सवाल है जो इन्होंने बोला, उसी का जवाब दीजिए। इनका कहना है कि भाई बीजेपी नहीं करती महिलाओं का सम्मान, जितना कांग्रेस के राज में हुआ है या कांग्रेस करती है उतना कोई सम्मान करता ही नहीं है। और जेजेपी को भी उन्होंने बोला है कि आप ही का पर्चा उनके हाथ पड़ गया है। आईटी सेल लगी हुई है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आपकी आईटी सेल लगी हुई है जो झूठ फैलाने का काम करता है। लौटूंगी आपके पास, दूंगी आपको समय। आपने हम पे सवाल उठाया तो हम नहीं उठा सकते आप पे सवाल। जी हमारी 2 साल से मिनिस्टर है, मीनाक्षी लेखी जी हमारी मिनिस्टर नहीं है। जो महिलाओं को भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेस की सरकार में मिली है ना, वो तो 7 जन्म नहीं दे पाएगी। ठीक है ना। इन्होंने कभी कंगना रनौत को लेकर टिप्पणियां की, कभी ऐश्वर्या राय को लेकर टिप्पणियां की। कांग्रेस के हर नेता ने टिप्पणियां करने की कोशिश की है। ठीक है ना। अपने जो रणदीप सुरजेवाला जी का जो 48 घंटे का बैन लगाया गया पूरे देश ने देखा उसको। तो इन नेताओं की मानसिकता क्या है। ब्रजभूषण शरण सिंह का एक जवाब इनको दे दीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का जो केस है वो प्रजुडित है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि कोर्ट में वो चीजें सामने जब भी सजा होगी पब्लिक डोमेन में होगी। पब्लिक डोमेन में होगा, बात ही खत्म उस चीज की। जो चीज के जो कोर्ट में केस उसमें क्या बोलूंगा उसमें। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अमनदीप केसरी जी बने हुए, इसके बाद विभाजी आपके पास आऊंगी। मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया। अमनदीप केसरी जी, इन सभी से हटके थोड़ा सा एक सवाल, 4 मुद्दे ऐसे बताइए जो इस बार इनेलो के स्ट्रांग मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि भाई अब तो बदलाव होना ही चाहिए, इन मुद्दों पर जनता आपको वोट देने वाली है। 4 मुद्दे मुझे बताइए। देखिए ज्योति जी, 40 मिनट बाद आपने कुछ सवाल अच्छा किया, क्योंकि 40 मिनट में तो यही जो बकवास चल रही है राष्ट्रीय पार्टियों की। तो खैर उन 4 मुद्दों की सबसे पहली बात हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, देखिए सवाल जितना भी अच्छा किया जाए जवाब उनको अपने तरीके से ही देना होता है। ये बात आप नोटिस कर चुके होंगे, कई सारे डिबेटों में आप भी बैठते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 4 मुद्दे, हरियाणा प्रदेश और देश, हमारा कृषि प्रधान देश है। अभी एक रिसेंट डाटा आया है कि हरियाणा प्रदेश में जो इन्होंने परिवार पहचान पत्र बनाया था कि 63% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, और पूरे देश के अंदर जो आबादी है करीब 80% आबादी कृषि आधारित आबादी है, कृषि पर निर्भर करती है। और सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए भी और प्रदेश के लिए ये है कि जिस कृषि पर 80% आबादी आधारित है, उस कृषि सेक्टर को ये बिल्कुल खत्म करने में तुले हुए हैं। उस सेक्टर पर जिस पे इतनी ज्यादा आबादी आधारित है, उनको बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे ले जा रहे हैं। और केवल जो 1% पूंजीपति है, जो इनकी विचारधारा है, उन्हीं को देश की सारी संपत्ति सौंपने के अंदर ये लगे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आज देश और प्रदेश के लिए। दूसरा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा है। उसका मतलब क्या होता है ज्योति जी कि हमारा युवा सबसे ज्यादा लायक है रोजगार करने के। कल ही जो यूपीएससी का एग्जाम आया है, तो उसमें भी करीब 30 के करीब हमारे प्रदेश के युवाओं ने परचम लेना है। केवल 2% आबादी है पूरे देश की। इतना ज्यादा अच्छा प्रदेश है जहां पर युवा की संख्या बहुत अच्छी है, युवा रोजगार पाने के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन क्या दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि आज युवा 2 नंबर तरीके से देश को छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। ये मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए, इनके गांव मोहल्ले से भी अगर आप मैं दावे के साथ कह देता हूं कि अधिकतर युवा देश छोड़ चुके होंगे, प्रदेश छोड़ चुके होंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा महंगाई का मुद्दा है।
कि जो देश के अंदर महंगाई चरम पर पहुंच गई है, जब हमारी ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा के करीब है या लो इनकम लेवल पे है, वो इस महंगाई की मार को नहीं झेल सकती। ये धन्ना सेठों का प्रदेश नहीं है, देश नहीं है कि जहां पर धन्ना सेठ बहुत बड़ी संख्या में है। और चौथा मुद्दा जो सबसे गंभीर मुद्दा यहाँ पर इस बार चुनाव का होने जा रहा है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, कि भैया आप जो महिलाओं का सम्मान, जो 4 गारंटियां मोदी जी ने दी थी, जिनको ये बोलते थे कि हमारे जो युवा हैं, युवा को, महिला को, किसान को मैं जो 4 वर्ग मानता हूं, 4 जातियां मानता हूं, क्या उन चारों को, यही 4 गंभीर मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने डुबोने का काम किया। इनकी विचारधारा पूंजीपतियों को बढ़ावा देने की है और गरीब और कमेरे वर्ग को कुचलने की है, उनको खत्म करने की है, ताकि इस देश के अंदर तानाशाही बन जाए, इस देश के अंदर लोगों का हक ना हो, गरीब का बच्चा ना तो रोजगार पा सके, वो एक गुलाम बन जाए उन पूंजीपतियों का। ये इस विचारधारा पर काम करते हैं। जिन लोगों की विचारधारा मनुस्मृति जैसी जो मानने वाले लोग हों, जिनकी संकीर्ण विचारधारा हो, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते, वो किस प्रकार का देश बनाएंगे? तो यही सबसे बड़े मुद्दे हैं, यही लड़ाई है आज कमेरे और लुटेरे के बीच की बहुत बड़ी लड़ाई है। और हरियाणा प्रदेश से आपको मैं बता दूं कि हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर कमेरा वर्ग अग्रणी संख्या में आता है। यहाँ पर कमेरे वर्ग में चाहे फौज में हो, चाहे सेना में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसानी के अंदर हो, हमारे प्रदेश में वो संख्या अग्रणी है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस वर्ग के ऊपर हमला करा है, हरियाणा प्रदेश की जनता इस चुनाव के अंदर जरूर जवाब देगी और वोट की चोट से जवाब देगी। और यही मुद्दे आपके इस बार इनेलो के चुनाव रहने वाला है फिलहाल। ठीक है विभा जी, तीनों को सुना आपने, इस पर आपको जवाब देना चाह रही थी, अपना रिएक्शन दे, उसके बाद से सुरेश जी आपके पास आऊंगी। तो मैं 2 तरीके से जवाब दूंगी। अगर आप मुझे सहमति अगर आपकी हो तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता ने जो क्वेश्चन पूछा था उस पर करूं जवाब। दीजिए। तो इन्होंने सबसे पहले मीडिया को झूठा बताया। मुझे जेजेपी की प्रवक्ता को कहा कि बीजेपी का पर्चा मेरे हाथ लग गया। वो पर्चा जो बीजेपी के प्रवक्ता के पास से वो मेरे पास आ गया और मैं उसमें से बोल रही हूँ। तो बहुत हंसने वाली बात है, कांग्रेस की आज ये हालत हो गई है कि लिस्ट तो निकलनी नहीं रही, प्रवक्ता भी अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहे हैं। वो मीडिया को झूठा बता रहे, वो सारे प्रवक्ताओं को झूठा बता रहे। आपके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। अगर आप मुझसे पूछ रहे थे संजय सिंह जी का मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले हमारे संगठन में हमारे नेताओं ने कहा हम खिलाड़ियों के साथ बैठे हैं, हम जाएंगे जंतर मंतर पर बैठेंगे बेटियों के साथ और हम उनके साथ खड़े हुए। बाकी जो भी प्रक्रिया है वो तो आपका लीगल सिस्टम जो करेगा वो करेगा, उसके अंदर हम कहाँ से हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन हम मॉरल सपोर्ट हमारा पूरा खिलाड़ियों के लिए था, इसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते थे नेता। और हमने प्रॉपर बोला था कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं। एक मॉरल सपोर्ट ये बहुत बड़ी चीज होती है। जेजेपी के हर नेता ने बोला था, यहाँ तक बोला था हम जाके जनपद पर उनके साथ बैठ के धरना करेंगे। अब आती हूँ महिलाओं की, जो कांग्रेस की मैंने लंबी सी लिस्ट अभी बहुत छोटी सी बताई थी, 5 खाली आपके चीजें बताई थी। अब मैं बताती हूँ कि जेजेपी क्या करती है महिलाओं के लिए कि हम आपके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। हमारे लिए शुरुआत हुई थी हरी चुनरी चौपाल से, जो माननीय नैना चौटाला जी ने की, और उसके तहत हमने पंचायत में 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया, राशन में 33% किया, पूरे राष्ट्र में कहीं नहीं है, ये जेजेपी ने कराया। ठीक है। और अब बात आई हमारा यूथ का जो प्रॉमिस था 75% का रह गया। ओल्ड पेंशन का हमने ओल्ड पेंशन 5100 नहीं कर पाए, इसलिए हमने किया। तो हम यूथ पर फोकस थे, ओल्ड लोगों के ऊपर, सीनियर सिटीजन पर फोकस थे, विमेन पर फोकस थे। फार्मर्स के लिए दुष्यंत जी ने क्या कुछ नहीं किया, 14 फसलों पर एमएसपी दिलवाई जो राष्ट्र में। तो जीएसटी में भी आप देखेंगे 22% हमारा वो हुआ था, सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना नेशनल एवरेज 10.3% था जीएसटी। दुष्यंत जी 22% लेके आए थे हरियाणा का। रोडवेज 20,000 किलोमीटर यहाँ बनाई है, पूरा इसे हब बनाना था, लॉजिस्टिक्स हब बनाना था। मैं आपको कितनी चीजें गिनाऊं, और आप एक प्रवक्ता हो गए, आपके पास कोई चीज का जवाब नहीं है, सब झूठे हैं। तो बहुत दुख की बात है कि एक राष्ट्रीय पार्टी की यह हालत हो चुकी है। ठीक है, सुरेश जी अपने बारे में बोलेगा क्योंकि अभी आप म्यूट हैं। रोहिला जी आपके पास आना चाहूंगी।
जिन मुद्दों को, जिन बातों को बीजेपी अपनी सफलता बताती है, विपक्ष उन्हीं मुद्दों को लेकर के घेरता हुआ नजर आता है और उसी में सरकार को विफल बताता है। चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। देखा जी, जो उसमें ये लोग करते थे, इनके नेता कहाँ रह गए, इनको पता है, पूरा हरियाणा जानता है। मैं अध्यापकों के लिए मतलब जेल काट के आई है, तो रोजगार की बात कौन से करेंगे? इन्होंने गरीबों का हाथ मारा था, रोजगार नहीं दिया था। वो भाजपा की मनोहर सरकार में 1,25,000 नौकरियां हुई थी, जो कि अब नारायण सैनी जी की सरकार के आते आते 1,40,000 पक्की नौकरियां हो चुकी हैं। और स्किल इंडिया के तहत तो दुनिया भर के रोजगार सृजन हुए हैं। ठीक है, जब बीपीएल की बात है, जो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे एमएलए की सरकार रही हो, उन सरकारों में बीपीएल जो लोग योग्य थे, उन लोगों से पैसे लिए जाते थे, वो राशन कार्ड बनवा देंगे। लेकिन सरकार रोहिला जी, अमनदीप जी कुछ, अमनदीप जी अपना सवाल रखिए। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही अमनदीप जी। भारी संख्या में युवाओं का पलायन क्यों हो रहा है देश और प्रदेश से? ये तो जहां पर जंग छिड़ी हुई है, इजराइल में रोजगार दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको बात कहते हुए। और मैं निवेदन करूंगा कि मोहल्ले शहर के लोग अगर सुन रहे होंगे तो इनसे सवाल करें कि भाई कितने रोजगार इन्होंने गली मोहल्ले शहर में दिए। पलायन को लेकर के जवाब दीजिए कि भाई युद्ध क्षेत्र में एसकेआरएम के माध्यम से हजारों बच्चों को हरियाणा में नौकरी दी है, जिनको लोग ठेकेदारी के रोडों से ठेकेदारी बरसा में लूट रहे थे। तो ये मेरी बात सुन लीजिए आप। एसकेआरएम में उनको सम्मानित किया गया, नई नई पोस्टें हर हफ्ते निकल रही है, जहाँ जो पेपर नहीं है, लेकिन जिसको अपना रोजगार, चलो में एक रोजगार मिल जाएगा, तो वो जा रहे बिना खर्ची 1,40,000। पलायन नहीं हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं पलायन नहीं हो रहा है? नहीं, पलायन ऐसा है कि ये पलायन को आज से नहीं हो रहे, दोस्तों से ऐसे भी लोग अपने बेहतर भविष्य के लिए, जैसे बिहार से हमारे आते हैं लोग जो उसके खेती का काम करने के लिए, तो वो लोग बाहर भी जाते हैं। अमनदीप जी छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद ये पलायन की समस्या आज की समस्या नहीं है ये। इसमें तो रेलवे सरकार ने एसकेआरएम के माध्यम से भर्तियां निकाली इंग्लैंड तक की। आप इस बात को एक बार सुन लीजिए। हाँ अमनदीप जी छोटा सा जवाब, उसके बाद सुरेश जी आपके पास। मेरे भाई को अभी गणित का ज्ञान कम है। जब खुद के घोषणा पत्र में 2 करोड़ रोजगार प्रति साल देने हैं, तो ये हजारों की बात कर रहे हैं, हजारों में पेटा बढ़ते हैं, कहाँ करोड़ों की। यहाँ पर करोड़ों युवा, 2 करोड़ तो इन्होंने ही अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हर साल देंगे। यहाँ तो करोड़ों के हिसाब से युवा बेरोजगार हैं और ये हजारों की बात कर रहे हैं। हजारों में क्या सारे युवा फिट हो जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं? और ये खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि अगर रोजगार की तलाश में जैसे बिहार से लोग यहाँ आते हैं, हमारी दयनीय स्थिति इतनी होगी। यही दुर्भाग्य है हरियाणा प्रदेश का। यहाँ का युवा इतना काबिल है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसको यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ रहा है। जिस प्रकार से बिहार और झारखंड के लोग आते थे, हमारा कंपैरिजन आप खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिहार और झारखंड से कर रहे हैं। अब ये तो स्थिति है, यही मुद्दा तो चुनाव का है। ये हालात इन्होंने प्रदेश के बना दिए हैं। ठीक है अमनदीप जी। सुरेश जी ठीक है। रोहिला साहब लौटूंगी, समय की थोड़ा सा कमी है, सभी को थोड़ा सा देखना होता है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। रोहिला जी लौटूंगी आपके पास। सुरेश जी फाइनल कमेंट चाहूंगी सभी के सवालों के जवाब के साथ। मैंने तो महिला कोच के जो आरोप थे मंत्री महोदय के ऊपर, उसके ऊपर सवाल किया था, उसका जवाब नहीं आया। और महिलाओं पहलवानों की बात दिल्ली में चले गए, वो हरियाणा को छोड़ के। उनको मैं याद कराना चाहता हूँ कि दुष्यंत जी मनोहर लाल खट्टर जी के उप मुख्यमंत्री थे सरकार में। और मैंने महिला कोच जो हरियाणा की बहन और बेटी है हमारी, उनके आरोपों के ऊपर दुष्यंत चौटाला की भूमिका जाननी चाहिए थी, जिसका कोई जवाब नहीं आया। एक बात उन्होंने कही कि दुष्यंत जी ने 14 फसलों में एमएसपी दे दिया। अरे कहने से पहले शर्म आनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि 3 काले कानून बनाने वाले नरेंद्र मोदी तानाशाह के साथ आपके दुष्यंत चौटाला खड़े नजर आए। आपने अगर बताना था तो ये बताना चाहिए था भी डिबेट में कि वो तथा कथित शराब घोटाले में भी थे। और एक मैं मीडिया के खिलाफ की बात आई थी, मैं मीडिया की तारीफ भी करना चाहता हूँ आपके चैनल पे। एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, चंडीगढ़ के बहुत वरिष्ठ,
उन्होंने कोरोना के समय में दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेते हुए कहा था कि दुष्यंत जी आपको तो पता नहीं, हरियाणा में शराब के ठेके खुलाने और स्कूल बंद करने की हिमायत करते हुए शर्म आ रही है, नहीं आ रही है। लेकिन मुझे हरियाणा का एक पत्रकार होने के नाते आप हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, मुझे शर्म आ रही है कि मेरे प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कोरोना काल में स्कूल बंद करने की बात करता है और शराब के ठेके खुलवाने की बात करता है। एक मीडिया में कोई ऐसे लोग भी हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी आज भी कायम है। ये उप मुख्यमंत्री से पूछा गया था, आप क्या बात कर रही हैं? वो एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ेगा। जिस व्यक्ति ने हरियाणा में शराब घोटाला किया हो, जिसने खाद्य आपूर्ति मंत्रालय में घोटाला किया हो, जिसने किलोमीटर स्कीम में पता नहीं हर जगह पर उनकी इन्वॉल्वमेंट है और कोई जांच नहीं हुई आज तक, और आपके 14 एमएसपी दिला दी उन्होंने। ठीक है सुरेश, अरे आपने हरियाणा की किसने क्या किया, आगे का प्लान जानना चाहेंगे, किसने क्या किया, जो किया सो किया, आगे का प्लान जानना चाहेंगे। विभाजी फाइनल कमेंट भी इसका आपको समझूंगी, आपका समझूंगी। बहुत अच्छा लगा इन्होंने मीडिया की रीढ़ की हड्डी है और ये जितना झूठ बोल रहे हैं अपनी पार्टी के लिए अगर सच बोल दिया होता तो बहुत अच्छा होता। ये जो कह रहे हैं कथित शराब घोटाला कहाँ से हो गया? जब जो लोग थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जिन्होंने भी गलती की। बता दिया हमारा क्या था महिलाओं के लिए, बहुत सारी महिलाएं थी, जवाब नहीं दिया। दुष्यंत चौटाला जी ने आरोपी मंत्री के ऊपर क्या बोला? यहाँ सच बैठा हुआ है, जो मीडिया को झूठ बता रहे, जो प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरी बात से सहमत हो, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनका साफ सुन गया था दुष्यंत चौटाला को असेंबली में। आगे बढ़िएगा और व्हाट्सएप के आगे न्यूज देखिए। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, कथित शराब घोटाला, आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हो। देश की आधी आबादी को पता है आपने महिलाओं को एक एक करके बोलेंगे, बहस का कोई मतलब नहीं। आपने मान सम्मान नहीं दिया महिलाओं को। आप किसानों को एमएसपी की बात करते हो, 3 काले कानून आपने बनवाई, आपने कोई मतलब नहीं है, बहस करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए ना आप उनको सुन रहे, ना आप उनको सुन रहे, बस आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे, वो आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे। बहस करने का कोई मतलब नहीं, बहस करने का वही नहीं सुन रहे तो मैं क्या करूँ? चलिए ठीक है, आप ऐसे ही लड़ते रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है और पहले चरण के मतदान में मात्र 2 दिन का भी समय अब नहीं बचा है। ऐसे में जुबानी हमले भी पार्टियों के बीच तेज हो गए हैं। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।